चेहरे जो है मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रही हैं, इसमें भी बहुत सारे चेहरे निकलकर सामने, बाबा बालकनाथ का भी नाम निकलकर सामने आ रहा है। अभी कुछ केंद्रीय मंत्री जो हैं उन्हें दिल्ली बुलाया भी गया है। देखिए, निश्चित रूप से हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे पारितोषिक मिले, लेकिन यहां पे देखिए पार्टी को यह भी देखना पड़ेगा, और विशेषकर जिस तरीके से जनता ने इतने लोक लुभावन वायदों के बावजूद, इतनी लोक लुभावन स्कीमों के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा किया है, तो मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज को भी देखेगी कि उस भरोसे को कौन व्यक्ति कायम रख सकता है। और आपको एक चीज और महत्वपूर्ण बता दूं रविंद्र जी, कि जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने लास्ट के एक वर्ष में, यानी कि चुनावी वर्ष के अंदर जिस तरीके से घोषणाएं की है, और जो राजस्थान की जो पहले से जो माली हालत, या यूं कहूं कि जो आर्थिक हालत जो राजस्थान से में पहले से बनी हुई है, अब जो मुख्यमंत्री बनेगा वहां पे एक बहुत ज्यादा अनुभव की आवश्यकता होगी। क्योंकि अगर मान लीजिए इन घोषणाओं के अंदर अगर कटौती की गई, तो जनता कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस करेगी, और अगर इनको पूरा किया गया तो उसके लिए एक सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि पैसे पेड़ पे तो नहीं लगते, तो कहने का तात्पर्य यह है कि आर्थिक व्यवस्था कहां से होगी, किस तरीके से बजट को मैनेज किया जाएगा, किस तरीके सारी चीजें, तो उसके लिए इनको बहुत अनुभवी और बहुत परफेक्ट मुख्यमंत्री की इनको आवश्यकता होगी। और दूसरी तरफ वसुंधरा जी को मैं बार बार इसलिए नामित कर रहा हूं क्योंकि मेरा यह मानना है कि जिस तरीके से उन्होंने पहले कई बार सरकारें चलाई है, ये भी यहां पर आ रही हैं जेपी नड्डा की यहां पर बीजेपी के कार्यालय में आते हुए, इन तस्वीरों को भी दिखाना बेहद जरूरी हो जाता है इस चर्चा के बीच में बात करते हुए। और राकेश जी जैसा जिक्र किया कि वित्तीय स्थिति को संभालना होगा, योजनाओं को लागू रखना होगा, तो योजनाओं को लागू रखने की अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से प्रचार के दौरान लगातार यही कहा गया कि राजस्थान की जनता को डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से यह भी आरोप लगाए गए कि लगातार पैसे दिए गए केंद्र की तरफ से, लेकिन उसका समुचित इस्तेमाल नहीं किया गया। वहीं कांग्रेस कहती रही कि पैसा केंद्र की तरफ से लगातार अटकाया गया। क्या राजस्थान में अब जो लगातार घोषणाएं की गई उनको धरातल पर लाकर सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए केंद्र की तरफ से एक विशेष सहायता की जरूरत होगी? देखिए, विशेष सहायता तो जरूर रहेगी। पहले भी जब गवर्नमेंट बीजेपी की नहीं थी तो उन्होंने कांग्रेस को भी पूरा सपोर्ट किया था। अब तो खुद की सरकार है तो बहुत ज्यादा सपोर्ट रहेगा। और मैं ये मानता हूँ बीजेपी के अंदर काफी ऐसी क्षमताएं हैं, काफी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो इस चैलेंज को आराम से एक्सेप्ट कर सकती है, और इस तरीके की कोई परेशानी नहीं आएगी फाइनेंशियल मोर्चे के ऊपर। चैलेंज तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, उसके अलावा इनके पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। बहुत प्रतिभा भी बहुत है बीजेपी के अंदर, बहुत प्रतिभावान लोग हैं। लेकिन राकेश जी ये भी आप इस चीज को इतना आसान मत समझिए, कोई ऐसा नहीं होता। हर चीज की एक सीमाएं होती है। केंद्र भी जो राज्यों को पैसा देता है उसकी भी अपनी एक सिस्टम होता है। देखिए, जब पैसा चोरी होना बंद हो जाएगा तो उस पैसे से बहुत सारी कल्याणकारी चल जाती है, वो अलग चीज है। लेकिन उसके लिए एक अनुभवी, पैसा पहले भी दिया है, उसके लिए एक अनुभवी और परिपक्व मुख्यमंत्री की आवश्यकता है। जिसको लगता है, ये सवाल राकेश जी आपसे भी होगा कि पहले एक शॉर्ट टर्म गोल, शॉर्ट टर्म टारगेट के साथ बीजेपी राजस्थान में 2024 को मद्देनजर रखकर करेगी, या फिर एक लॉन्ग टर्म प्लान 2000 या यूं कहें कि 5 साल के लिए कार्य होगा? नहीं, पहले 2024 को बिल्कुल मद्देनजर के कार्य होगा, और बिल्कुल मजबूत नेतृत्व को ही ये मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। और वो कई प्रतिभाएं हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, काफी प्रतिभाएं हैं, जो 4-5 तो बहुत मेन है ही। लेकिन नाम लेने में कोई दिक्कत भी नहीं है। देखो वसुंधरा जी तो नो डाउट के बहुत बड़ा नाम है ही अपने आप में, बड़ी कद्दावर नेता भी, मजबूत भी है, और उन्होंने 10 साल इस प्रदेश को संभाला भी है और बड़े अच्छे से विकास कार्य भी किए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, गजेंद्र सिंह शेखावत जी भी एक मुख्य चेहरा हो सकते हैं, और कुछ लोग राजकुमारी दिया के बारे में भी कहते हैं कि उनका भी शायद ये मौका दिया जा सकता है। तो ये 2-3 नाम ऐसे हैं जिनको ऊपर बीजेपी शायद दाव खेलना चाहेगी। और शायद अर्जुन राम मेघवाल भी, अगर हम समाज के हिसाब से, पिछड़े जाति के हिसाब से अगर हम देखें मुख्यमंत्री, तो एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज बिल्कुल ममता बोली, जाति के हिसाब से निरंजन जी, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये भी एक पूरा मुद्दा उठ रहा है कि जाति के हिसाब से तो कहीं कोई चेहरा सुनिश्चित नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी। आने वाले चुनाव भी हैं अभी सामने। नहीं, इसके अंदर आपने एक चीज देखी होगी कि जिस तरीके से कांग्रेस जातिवाद और फ्री बीज को लेकर के आगे बढ़ी, और जनता ने, विशेषकर राजस्थान की जनता ने जिस तरीके से इसको नकार दिया, तो मेरे हिसाब से अब ये ना इन चुनावों में और ना आने वाले चुनावों में मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब कोई जाति और ये जिस तरीके की जो जातिगत जनगणना और ये जो राहुल गांधी जी लेकर के जो एक नया मुद्दा और आजकल चल पड़े थे कि आज के बाद में कोई विशेष मेरे हिसाब से कोई बहुत
बहुत ज्यादा प्रभावशाली, और अगर उसके बावजूद भी अगर वो इसको लेके, तो मेरे हिसाब से लेके चलेंगे तो इससे बड़ा सेल्फ गोल कोई हो ही सकता। लेकिन हाँ, यहां पे एक बात जरूर थोड़ी सी सोचने विचार करने वाली है, और वो ये है कि जिस तरीके से माननीय अमित शाह जी ने तेलंगाना में जाकर के कहा था कि अगर तेलंगाना में हमारी सरकार बनती है तो हम कोई ओबीसी सीएम मुख्यमंत्री आपको यहां ला करके देंगे। तो अगर मान लीजिए वो तेलंगाना में तो उनकी सरकार नहीं बनी, हालांकि उनको बहुत अच्छा वहां पे रिस्पॉन्स मिला, चुनाव बहुत अच्छा हुआ, उनके वोट प्रतिशत के अंदर लगभग 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी भी हुई है, सीटें 1 से 9 या 1 से 10 सीटों पे पहुंच गए, वो सारी चीजें ठीक है। अब हो सकता है कि अगर वो उस तेलंगाना वाला वायदा अगर राजस्थान में पूरा करते हैं तो वहां जाकर के मैं देखता हूं, और वो ये है बाबा बालकनाथ जी। और बालकनाथ जी के साथ एक चीज और जुड़ी हुई है रविंद्र जी, जो आपको समझनी पड़ेगी, और वो ये है कि पहली बात तो बालकनाथ जी हरियाणा की पृष्ठभूमि से आते हैं, और अभी आगामी कुछ दिनों के अंदर हरियाणा के अंदर भी चुनाव है, तो वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी को कुछ उससे लाभ हो सकता है। 10 सेकंड अमित गोयल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। अमित जी, सबसे पहले तो बधाइयां आपको, 3 बड़े राज्य पर आपने क्लीन स्वीप किया है। आज तो खुशी डबल होगी, ट्रिपल होगी, क्योंकि 3 राज्य आपके खाते में आ गए हैं। देखिए, मैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की जो देश के निर्माण की उनका जो संकल्प है, गरीब कल्याण, सुशासन, देश को आगे बढ़ाना, या मान लीजिए 4 करोड़ गरीबों को मुफ्त मकान उनके नेतृत्व में दिया गया, जिसमें 3 करोड़ महिलाएं रही, 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ। देश की आर्थिक स्थिति आज हम कहां से कहां पर हैं, 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम हैं। पूरे देश के अंदर एक भयमुक्त वातावरण है, अब कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलता कि अनजान चीज़ें इसको मत छूइए, बम विस्फोट हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, मंदिरों का पुनर्निर्माण है। तो जो देश में एक विश्वास मोदी जी के आने के बाद उत्पन्न हुआ है, तो निश्चित रूप से देश की जनता ने वो आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी के काम को दिया है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को दिया है। और आप देखिए, तीनों ही राज्यों में, जिसमें एक राज्य में हमारी सरकार थी, हमने बहुत प्रचंड बहुमत से वहां पर रिपीट किया है, और 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, उसको जनता ने नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी भरोसा जताया है। इसके लिए मैं तीनों ही राज्यों की जनता का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। अब आप बताइए, आप मुझसे क्या कहना चाह रही हैं? अब जरा आशुतोष जी से हम सवाल करना चाह रहे हैं। आशुतोष रावत वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। और आशुतोष जी, चुनाव के 6 महीने पहले लगातार हम आपसे चर्चा करते रहे, क्या कुछ काम चल रहा है और आगे चुनाव में क्या हो सकता है, क्या होने जा रहा है। अब आज इस वक्त तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। एक एनालिसिस आपका बीजेपी की जीत के कारण का, कांग्रेस की हार की वजह का। देखिए रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की जीत के पीछे मुझे जो सबसे बड़ा कारण नजर आता है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, विकास और राष्ट्रवाद का उनका नारा, जिस पर वो काम करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप कांग्रेस की हार के कारण की उनकी समीक्षा करना चाहें तो मुझे लगता है कि शायद सबसे बड़ा कांग्रेस की हार का कारण रहा जो राजस्थान में महिलाओं के साथ जिस तरह की दुर्व्यवहार की, बलात्कार की और तमाम तरह की महिलाओं के सम्मान स्वाभिमान के खिलाफ जो गतिविधियां बढ़ी, शायद वो सबसे बड़ा कारण था। उसके अलावा युवाओं के भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ किया गया, लगातार एक के बाद एक परीक्षा जो उनके पेपर। हमारे पास एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, बीजेपी में अब सीएम फेस को लेकर कवायद तेज हो गई है। विधायक दल की बैठक का समय तय हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, कल शाम या फिर परसों हो सकती है बैठक। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी आलाकमान जयपुर भेजेंगे पर्यवेक्षक और उसके बाद जो है विधायकों की राय ली जाएगी। विधायकों की बैठक रखी गई है और उसमें यह तय किया जाएगा विधायक दल का नेता कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, और इसकी कवायद शुरू भी हो गई है जीत के बाद। और बिल्कुल वक्त नहीं गवाया है बीजेपी ने फिलहाल, चूंकि जरूरी यह हो जाता है कि जल्द से जल्द राजस्थान को मुख्यमंत्री मिले। अब नतीजे जब साफ हो रहे हैं तो बड़ी खबर इस वक्त आपको यही बता रहे हैं कि पर्यवेक्षक दिल्ली से भेजे जाएंगे और पर्यवेक्षकों के भेजे जाने के बाद जो जीते हुए विधायक हैं, जो अभी 112 जीते हुए विधायक और 2 अभी आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं रुझान के जरिए, तो वो मिलकर फैसला करेंगे कि उनकी पसंद क्या है। तो वो पर्यवेक्षक वापस दिल्ली आएंगे और फिर अपनी बात को वहां रखेंगे।
जो मंत्री जो विधायकों की तरफ से निकलकर सामने आई है, फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से यह तय किया जाएगा कि आखिर सीएम बीजेपी की तरफ से अगला राजस्थान का कौन होने जा रहा है। बिल्कुल बड़ी बात है, मुख्यमंत्री कौन रहेगा और इसी पर नजरें रहेंगी और इसके लिए बस कुछ 2-3 दिन का वक्त आपको इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि इस बार राजस्थान की कमान आखिर किसके हाथ में रहने वाली है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा।